बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट क्या है? लॉ ऑफ डिमांड। अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड जो है वो प्रेजेंट किया था डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, इसका ताल्लुक यूके से है। इसने ये लॉ ऑफ डिमांड दिया था और इसने क्या कहा था? इसने ये कहा था कि अदर, अच्छा इसमें एक दो चीज़ें मैं आपको और बता दूं कि इकोनॉमिक्स के अंदर जो लॉज हैं वो कंडीशनल होते हैं। कंडीशनल का मतलब ये है कि हमारा जो ताल्लुक है वो इंसानी रवैयों से है, इंसान से है। और आप जानते हैं कि इंसानों के जो रवैये हैं वो बदलते रहते हैं, लेकिन हमारे जो इकोनॉमिक लॉज हैं वो इंसानों के इकोनॉमिक टेंडेंसीज हैं, इकोनॉमिक बिहेवियर्स हैं। तो इंसानों के रवैये बदलते रहते हैं। तो फिर ये बताइए कि उन रवैयों के को बेस बना के हमने लॉज बनाए हैं इकोनॉमिक्स के, तो वो कैसे कांस्टेंट हो सकते हैं? इसलिए जो इकोनॉमिक लॉज होते हैं ना वो कंडीशनल होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इकोनॉमिक लॉज जो हैं वो कोई ये नहीं होता कि वो हर वक्त पूरे हों। जो कंडीशन पूरी होगी तो हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होते तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, तो इसमें जो लॉ ऑफ डिमांड की स्टेटमेंट है वो क्या है? लॉ ऑफ डिमांड की स्टेटमेंट है अदर अदर थिंग्स other things remaining the same if the price of commodity if the price of the commodity increases if the price of the commodity increases, quantity demand decreases, and if the price of commodity decreases, quantity demand increases। ये है स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। मेरी बात समझ आ रही? यानी इसका मतलब ये है कि अगर ये वाली चीज़ है, इसको अगर हम छोड़ दें, इस वाली चीज़ को छोड़ दें, यहाँ से आगे पढ़ें कि अगर प्राइस किसी भी चीज़ की बढ़ती है तो उस चीज़ की डिमांड क्या हो जाएगी? गिर जाएगी, कम हो जाएगी। अब ये सबको पता है, आप बताएं, आपको नहीं पता? जिस चीज़ की कीमत बढ़ती है वो महंगी हो जाती है, तो क्या आप उसको ज़्यादा खरीदते हैं? आप उसको कम खरीदते हैं। तो ये बात लॉ ऑफ डिमांड है। देखें, मैंने यही कहा ना कि आपको चीज़ें सारी आती हैं, सिर्फ आपको ये लॉज की शक्ल में उसको पढ़ना पड़ेगा, या कोई कि आपको कोई चीज़ ऐसी हो जो आपको ना पता हो। आपको सारा चीज़ें पता हैं। अगर आप मार्केट में रहते हैं, अगर आप मार्केट में विजिट करते हैं, आप एक जो है आपके लिंक्स हैं, तो आपको ये चीज़ें बड़ी जल्दी समझ आ जाएं। इसी तरीके से अगर दूसरी बात है कि अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस, प्राइस अगर कम हो जाए तो डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी। जब चीज़ सस्ती हो जाएगी, प्राइस जब कम होगी तो चीज़ सस्ती हो जाएगी, तो फिर क्या होगा? फिर आप उसकी डिमांड बढ़ा देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस के बढ़ने प्राइसेस के बढ़ने से जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। समझ रहे हैं? प्राइसेस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाएगी, ये पहली बात है। ये पहली बात है। और दूसरी बात ये है, प्राइसेस के कम होने से क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइसेस, और अब आप बताइए ये कौन सा फंक्शन बन गया? देखिए, एक अपवर्ड जा रहा है, एक डाउनवर्ड जा रहा है, एक डाउनवर्ड जा रहा है, एक अपवर्ड जा रहा है। कौन सा फंक्शन बन गया? नेगेटिव। बिल्कुल सही कहा, नेगेटिव फंक्शन है। तो अब हम इस चीज़ को समझें इस तरीके से कि अगर मैं ये लिखूं क्यू डी मीन्स क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ पी फॉर प्राइस। पी का क्या मतलब है? पी का मतलब है प्राइस, और क्यू डी का मतलब है क्वांटिटी डिमांड। समझ गए? इसका मतलब क्वांटिटी डिमांड। अब मैंने इसको फंक्शनल फॉर्म में लिखा है, तो फंक्शनल फॉर्म में लिखा है कि क्यू डी इज अ फंक्शन ऑफ पी। कल समझाई थी ये बात कि क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। और इज अ फंक्शन ऑफ का क्या मतलब होता है? कल बताया था, क्वांटिटी डिमांड डिपेंड्स ऑन प्राइस। तो इसमें कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट हो गया फिर?
ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और प्राइस क्या हो गया भला, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अगर कल कोई लेक्चर नहीं आप लोगों ने लिया तो कल वो वाला लेक्चर आप उसकी रिकॉर्डिंग सुने, ताकि आपको ये बात समझ में आए, क्योंकि अगर कल का लेक्चर नहीं समझ आएगा तो अगला लेक्चर भी प्रॉब्लम करेगा आपको। ये इकोनॉमिक्स का एक लेक्चर भी मिस करने का मतलब ये है कि आपको समझ नहीं आती हैं बातें, क्योंकि ये कनेक्टेड है, एक हर लेक्चर दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इसलिए आप पहला लेक्चर अगर नहीं लिया तो उसको सुने लाजमी। अच्छा, ये समझ आ गई बात। मैंने कल बताया था कि फंक्शन है, और अब ये कौन सा फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो आप कहेंगे कि क्वांटिटी डिमांड इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ प्राइस। समझिए, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्राइसेस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है, और प्राइसेस के कम होने से जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। दिस इज नेगेटिव, नेगेटिवली रिलेटेड। अब आप मुझे बताएं, ये लॉ मुश्किल है? क्या मुश्किल है इसके अंदर? कि अदर थिंग, अभी अदर थिंग रिमेनिंग द सेम को भी छोड़ दें, यहाँ से शुरू कर लें, ये मैं भी डिस्कस करता हूँ आपके साथ। अगर यहाँ से देखें तो यहाँ तक यही बात है ना, ये मैंने इसको वर्ड्स में लिखा है, ये मैंने नोटेशन में लिख दी यही वाली बात, तो ये सारी सेम ही है यहाँ तक, ये वाली बात यहाँ से लेके ये सारी यही है ना, सारी ये सारी यही है कि प्राइस बढ़ेगी, डिमांड कम हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ जहाँ पे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम ये आता है कि वो इकोनॉमिक्स के लोग जहाँ पे थोड़े से उनके लिए नंबर कटते हैं, वो ये कि वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिफ्रेंशिएट नहीं करते। वो कहते हैं ये तो प्राइस और डिमांड के रिलेशनशिप है, और बोलते हुए क्या करते हैं, प्राइस के बजाय पहले डिमांड बोल देते हैं। तो भाई इधर लिखना ऐसे ही है कि पहले डिपेंडेंट वेरिएबल, जब फंक्शनल फॉर्म में लिखना है फिर तो ऐसे ही लिखना है, पहले डिपेंडेंट आएगा फिर इंडिपेंडेंट आएगा। लेकिन जब बोलना है तो आपने पहले इंडिपेंडेंट को चेंज करना है, क्योंकि इंडिपेंडेंट चेंज होगा तो डिपेंडेंट चेंज होगा ना। तो आपने कहना है कि प्राइसेस के ही कम होने से डिमांड बढ़ती है। समझ आई बात? ऐसा नहीं करना कि आप जो है वो स्टूडेंट क्या करते हैं, कहते हैं प्राइसेस के बढ़ने से डिमांड कम होती है, और फिर डिमांड के बढ़ने से ऐसे शुरू कर देते हैं। भाई डिमांड के बढ़ने से वो कहानी रहता है, ये प्राइसेस का डिमांड पे इफेक्ट है, डिमांड का प्राइस पे इफेक्ट भी होता है, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे। लॉ ऑफ डिमांड वो नहीं बताता। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है? लॉ ऑफ डिमांड इम्पैक्ट बताता है, इम्पैक्ट ऑफ व्हाट, इम्पैक्ट बताता है किस चीज़ का, impact of price on quantity demand, यानी impact of price on demand बताता है, ना के ना के impact of demand on price बताता है। मेरी बात जरा गौर से सुने, impact of price on demand बताता है लॉ ऑफ डिमांड, impact of demand on price नहीं बताता। वो भी होता है लेकिन वो लॉ ऑफ डिमांड में नहीं है, वो आगे चलकर आएगा, जब अगले लेक्चर में जाएंगे तब बात करेंगे। इसको समझिए जरा कि ये इसमें प्राइस का इम्पैक्ट जो है वो डिमांड के ऊपर जा रहा है। क्लियर होगी ये बात आप लोगों को? तो इसलिए जब भी फंक्शनल फॉर्म में लिखना है तो पहले डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, लेकिन जब उसकी एक्सप्लेनेशन करनी है तो पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करेंगे कि इसमें तब्दीली की वजह से इसमें तब्दीली आती है, और वो कैसे आती है वो ऊपर लिखी हुई है कि ये अगर चेंज होकर बढ़ जाए तो ये क्या करेगी, डिमांड कम हो जाएगी, और अगर ये प्राइस कम हो जाए तो डिमांड क्या करेगी। तो इसलिए ये अपने आप को इस चीज़ पे कन्विंस करें कि दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस ऑन डिमांड rather than the impact of demand on price। समझ आ गई बात आप लोगों को? तो लेकिन ये चीज़ अपने दिमाग में रखें कि डिमांड ऑन प्राइस जो है वो भी होता है, लेकिन वो अभी हम नहीं पढ़ रहे ना, वो अभी हमारे अभी आया नहीं, जब आएगा मैं बताऊंगा आपको। अच्छा, ये क्लियर होगी बातें? अच्छा, अब आ जाइए कि नेक्स्ट चीज़ वो ये है कि हेलो, अच्छा जी, अब है अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम का क्या मतलब है? अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम का मतलब मैंने आपको बता रहा, यानी ये अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, ये वाली बात मैं कर रहा हूँ, ये अभी हमने मिस की हुई, ये अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे थे, ठीक है ना जी, ये अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे थे, तो अब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि अदर थिंग रिमेनिंग द सेम का क्या मतलब। तो अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम का मतलब है, अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, assumptions, conditions, ये कंडीशंस या
सेट्रस पेरिबस, ये सारी एक ही चीज़ है, ये एक ही बात है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम कह लीजिए, अजम्पशन कह लीजिए, कंडीशंस कह लीजिए, या सेट्रस पेरिबस कह लीजिए, एक ही बात है। तो ये सेट्रस पेरिबस का मतलब अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम है, या अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम, एक ही बात है। सुने, बात ये है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम assumptions या सेट्रस पेरिबस का मतलब क्या है? मतलब इसकी इसकी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इसकी assumption किसे कहते हैं? assumption which we hold constant in order to prove any law। अब इकोनॉमिक्स में जो भी लॉ आएगा उसके assumptions किसे कहते हैं, समझ रहे हैं ना? तो आप एक दफ़ा आज समझ लेंगे तो आपके लिए ये इशू नहीं रहेगा। कैसे भला? कि अजम्पशन का मतलब मैंने बताया कि अजम्पशन वो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल का मतलब होता है जो बदलता हो, लेकिन हम उसे किसी लॉ को प्रूव करने के लिए कांस्टेंट फर्ज कर लेते हैं। मेरी बात समझ है वो वेरिएबल बदलता है, चेंज होता है, लेकिन वो वेरिएबल जिनको हम लॉ को प्रूव करने के लिए कांस्टेंट फर्ज कर लेंगे, वो अजम्पशन बन जाएंगे, कंडीशन कहलाएंगे, या उसको सेट्रस पेरिबस कहेंगे, या अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम कहेंगे, एक ही बात। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम ये कहते हैं कि एक एक चीज़ है, वो है ए, वो बदलती है मीन्स कभी वो ऊपर जाती है, कभी वो नीचे जाती है, लेकिन हम ये कहते हैं कि वो उसको प्रूव करने के लिए हम कहते हैं कि नहीं, ये कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट के लिए हम ऊपर बार लगाते हैं ऐसे। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या बन गया, ये सेट्रस पेरिबस हो गया। मेरी बात समझ आई? इस तरह मौसम है, वेदर, तो हम कहते हैं कि वेदर क्या है, बदलता है, लेकिन हम अगर लॉ के अंदर आ जाएंगे, किसी भी लॉ में फॉर एग्जांपल, तो हम कहते हैं मौसम नहीं बदलता, तो वो क्या बन जाएगा, उसे हम कहेंगे ये सेट्रस पेरिबस है, या assumption है, या कंडीशन है, या अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। तो ये ध्यान में रखें कि जो 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 assumptions होते हैं वो वेरिएबल होते हैं असल में, लेकिन हम लॉ के अंदर उनको कांस्टेंट फर्ज कर लेते हैं। समझ आ गई बात? तो कांस्टेंट का मतलब वो चेंज नहीं होता। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इधर बात, ये अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम समझ आ गए ना आप लोगों को? तो इसका मतलब ये अभी, लेकिन अभी इसमें क्लियर करना है कि इधर 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 इसका क्या मतलब है। ये तो मैंने जनरली समझाया ना कि ये किसी भी लॉ में, इकोनॉमिक्स के हर लॉ के शुरू में आपको ये जो है वो नजर आएगा, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम या सेट्रस पेरिबस। ना भी लिखा हो तो आपने उसकी स्टेटमेंट जो भी इकोनॉमिक लॉज की शुरू करनी है, वो आपने उसके अंदर शुरू में ये लफ्ज लाजमी लिखना है, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक्स के लॉ की स्टेटमेंट शुरू ही इन वर्ड से होगी। अगर ये अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम नहीं लिखना, तो आप एक लफ्ज और लिख सकते हैं सिर्फ, वो ये है कि या ये लिख लें या ये लिख लें। सेट्रस पेरिबस का मतलब भी यही है। ठीक है ना जी? तो करना क्या है, अब ये हर लॉ के अजम्पशन जाहिर सी बात है अलग अलग होंगे, तो वो हम लॉ ऑफ डिमांड पे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कि वो डिस्कस करें, मुझे आप ये बताइए कि लॉ ऑफ डिमांड की स्टेटमेंट समझ आई आपको कि प्राइसेस के बढ़ने से डिमांड कम होती है, प्राइसेस के कम होने से डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, और ये नेगेटिव फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम इसको फॉर एग्जाम्पल, ये चीज़ हमारे जहन में आ गई तो हमें को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, हम खुद भी यहाँ पे इसका डाटा जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैं इधर पी लिख लूँ, इधर क्यू डी लिख लूँ, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल हैं, प्राइस और क्यू डी। ये देखें, ये प्राइस है और ये क्यू डी है, दो वेरिएबल है, फिर ये प्राइस है और ये क्यू डी है। तो मैं फर्ज करता हूँ, मैं लिखता हूँ कि ऐसे कि कोई भी डाटा लेके मैं लिखता हूँ कि प्राइस जो है वो या बढ़ रही है या प्राइस जो है वो कम हो रही है, तो मैं जनरेट कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ प्राइस 10 रुपये है, फिर वो 8 रुपये हो गई, फिर वो 6 रुपये हो गई, फिर वो 4 रुपये हो गई, फिर वो 2 रुपये हो गई, है ना? तो प्राइस क्या हो रही है, कम हो रही है। और अब आप बताएं अकल की बात क्या है, प्राइस कम हो रही है तो डिमांड क्या करेगी, बढ़ेगी ना? हाँ बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये कि पहले 10 रुपये थी तो आप 5 चीज़ें खरीदते थे, अब वो 8 हो गई है तो आपने कितनी कर दी है, बढ़ाएंगे या कम कर देंगे? प्राइस कम होने से आप डिमांड ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे? तो आप ज़्यादा करेंगे ना, 10 कर देंगे, फिर 15 कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल, ये फॉर एग्जाम्पल 20 कर देंगे, 25 कर देंगे, नोटिस कर लें। तो क्या मुश्किल है इसमें, मुझे बताइए? तो आपने खुद ही जनरेट कर लिया डाटा, क्योंकि ये नेगेटिव फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो आप कहेंगे इन दिस कॉलम, इन दिस टेबल देयर आर टू कॉलम्स, in first column we have shown the prices, and the second column we have shown the quantity demand. If we are reading it from top to bottom, we can see the price is falling from 10 rupees to 8 rupees, and quantity demand is increasing from 5, जो भी इसका यूनिट होगा, फॉर एग्जांपल किलोग्राम है, तो ये डिमांड आप फॉर एग्जांपल अगर किलोग्राम में लेके जा रहे हैं तो 5 किलोग्राम
प्राइस, और ये प्राइस भी बता देंगे कि अगर पाकिस्तानी करेंसी में लिखें रुपीज़ के अंदर तो आपके प्राइस हैज़ फॉलन फ्रॉम 8 to 6 रुपीज़, द क्वांटिटी डिमांड हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 10 किलोग्राम टू 15 किलोग्राम। तो क्या मुश्किल है इसके अंदर, ठीक है ना। तो आप एक एक प्राइस और एक एक डिमांड पे डिस्कशन कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट जनरली लिख सकते हैं कि प्राइस हैज़ decreased from 10 rupees to 2 rupees and quantity demand has increased from 5 kilogram to 25 kilogram। और आप मुझे बताइए ये नेगेटिव रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है, और इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो वो भी क्या होगा, वो लेफ्ट टू राइट क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, नेगेटिवली स्लोप्ड होगा। तो ये ग्राफ आपने बनाना है इसका, ये मैं ऐसे जनरली बना देता हूँ आप लोगों को। तो ये इधर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे y और x एक्सिस नहीं लिखेंगे, हमें पता है कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अब हमें सिर्फ यहाँ पे अपना वेरिएबल लिखना है, और इधर ये करना है कि हमने इस जगह पे प्राइस लिखना है और इस जगह पे डिमांड लिखना है। ये हमें याद करना पड़ेगा कि प्राइस को हमने y एक्सिस पे लिखना है और डिमांड को हमने x एक्सिस पे लिखना है। और अब आपको कल मैंने डायग्राम बनाना सिखाया था, आपने उसी तरीके से इसको बनाना है। जब आप इसको बनाएंगे, मैं बना नहीं रहा, लेकिन जब आप इसको बनाएंगे तो आप देखेंगे कि इस तरीके से एक कर्व बन जाएगा नेगेटिवली स्लोप। जब वो बनेगा तो आपने इसको नाम देना है डी डी। डी डी का मतलब क्या होगा, डिमांड कर्व। डी डी का मतलब क्या होगा, डिमांड कर्व, ठीक है ना। और ये क्या है, ये लेफ्ट टू राइट क्या है, नेगेटिव स्लोप है। तो लेफ्ट टू राइट नेगेटिवली स्लोप है। मेरी बात समझ आ गई। तो ये आप लोगों ने इसको ड्रॉ करके आना, इसको ड्रॉ करके देखना है। और ये यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, यहाँ पॉइंट्स लिख लें, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, ये ई पॉइंट। तो आप देखेंगे कि जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ, ए पॉइंट आएगा, यहाँ बी आएगा, यहाँ सी आएगा, यहाँ डी आएगा, यहाँ पे ई आएगा। इस तरीके से यू कैन कंस्ट्रक्ट द डिमांड कर्व। और ये डिमांड कर्व क्या है, नेगेटिवली स्लोप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखें ये स्टेटमेंट ऑफ द लॉ है, वही स्टेट, ये सारी स्टेटमेंट ऑफ द लॉ है, और यही यही स्टेटमेंट ऑफ द लॉ को हमने टेबल की शक्ल में भी वही चीज़ बयान की है, और वही चीज़ हमें ग्राफ में भी नजर आ रही है। कि देखें ज़रा यहाँ पे, अगर इस जगह पे देखें, ए पॉइंट पर देखें, ऐसे रफली मैं कह रहा हूँ, तो ये बी पॉइंट पे देखें तो आपको नजर आ जाएगा कि ए पर प्राइस 10 है तो यहाँ पे डिमांड कितनी है, 5 है। और बी पर अगर प्राइस जो है वो 8 है तो ये डिमांड कितनी है, बोला 10 है। ये मैंने रफ रफ बनाया लेकिन आपको समझाने के लिए, लेकिन आपने सही बनाना है, ठीक करके बनाना है। कल मैंने तरीका बताया था कैसे बनाना है डायग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर भी हम अगर एक्सप्लेन करेंगे तो हम कहेंगे अगर ए से बी पॉइंट पर हम मूव करें, ए से बी पॉइंट पर अगर हम मूव करें तो देखें प्राइस जो है वो कम हुई और डिमांड जो है वो बढ़ गई। देखें ए से बी, डॉक्यूमेंट है ना, कि प्राइस ए से बी पर जाएं तो प्राइस जो है 10 से 5 8 पे आ गई, और जो डिमांड है वो 5 से 10 पे चली गई। तो वो ये चीज़ आ गई कि प्राइसेस के कम होने से डिमांड जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। और अगर हम बी से ए पर जाएं तो देखें बी पर प्राइस 8 है, ए पर प्राइस 10 है, तो क्या होगा, प्राइस इसका मतलब बढ़ गई, और प्राइसेस के बढ़ने से क्या होगा, डिमांड क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, और वो 10 से कहाँ पे आ जाएगी, 5 से। यानी ए से बी पर चले जाएं तो ये 10 से 8, और ये 10 से 5 से 10, और अगर 20 से ए पे चले जाएं तो ये 8 से 10 और ये 10 से 5 पर आ जाएगी। यानी या तो इस तरफ को जाएंगे या फिर इस तरफ को जाएंगे। क्लियर होगी बात आपको। तो ये है लॉ ऑफ डिमांड। अभी भी जो चीज़ इसमें मिस है, जो अभी आपको नहीं मैं बता रहा, वो है अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। इसका मतलब ये है कि जो लॉ ऑफ डिमांड है उसमें तो हमने कहा कि क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, ये जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। तो अब ये चीज़ समझनी है कि क्या इसके अलावा भी फैक्टर्स होते हैं कि नहीं होते हैं। देखें, जब हम ये कहते हैं कि क्वांटिटी डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, और साथ आप बताएं जब आप बाज़ार में जाते हैं तो क्या क्या देखते हैं, किसी चीज़ की डिमांड के लिए आप क्या क्या देखते हैं। तो आप सबसे पहले जब दुकान पे जाते हैं तो क्या करते हैं, चलें बताएं आप। चूँकि ये फेस टू फेस, नॉर्मली लोग कहते हैं जी हम जाके कहते हैं कीमत क्या है, हालांकि ऐसा नहीं है। नॉर्मली सबसे पहले जाके सलाम करते हैं, या जस्ट किडिंग। आप लोग जितनी वो बात सुनते अभी तक ना वो हो रहे होंगे तो इसकी थोड़ा सा ऐसे बात करो। तो भारत सलाम के बाद क्या करते हैं, सबसे पहले जो कंसर्न होता है किसी भी चीज़ की डिमांड के लिए, वो आप कीमत से बात करते हैं, कीमत क्या है। तो लेकिन कीमत के अलावा भी तो फैक्टर्स होते हैं ना जो आप देखते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉमा लगा के लिख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप इनकम की बात करते हैं, तो इनकम, वाई का मतलब क्या है, इनकम। इकोनॉमिक्स में वाई का जो सिंबल है वो इनकम के लिए यूज़ होता है। पी किसके लिए यूज़ होता है, प्राइस के लिए यूज़ होता है। तो आप इनकम भी तो देखते हैं ना कि आपकी इनकम ज़्यादा है तो फिर आप डिमांड ज़्यादा करेंगे, अगर आपकी इनकम कम है तो उसके मुताबिक। इसके अलावा आप टी देखते हैं, टी मीन्स टेस्ट। आप टेस्ट देखते हैं, टी फॉर टेस्ट। तो टेस्ट है आपका कहीं उस चीज़ के लिए। फिर आप डब्ल्यू देखते हैं, डब्ल्यू का क्या मतलब है, वेदर। कोई चीज़ खरीदने से पहले उसमें देखते हैं उसका मौसम है या नहीं है। फिर आप फैशन, एफ, एफ का क्या मतलब है, फैशन।
तो फिर आप फैशन देखते हैं कि फैशन है उस चीज़ का कि नहीं, किसी भी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं। फिर आप क्या देखते हैं कि उसकी जो है वो एन एन का क्या मतलब है कि और कितने लोग इधर उधर दुकान में भी देखते हैं कि नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कितने हैं इस चीज़ को खरीदने वाले, नहीं और कितने लोग इस चीज़ को खरीद रहे हैं। नहीं भी आप देखते हैं तो दुकानदार बताता है आपको कि बाजी ये ना सारी चीज़ बिक गई है और आपके लिए रह गई, बाकी तो दुनिया ले गई सारी, या जनाब ये सूट जो है ये बस आखिरी पीस है, या ये जूती आखिरी है, दुनिया ले गई सारी। तो आप कहते हैं अच्छा दुनिया ले गई तो मैं भी ले जाता हूँ या मैं भी ले जाती हूँ। तो वो आपको आप प्राइस भी फिर नहीं देखते, फिर आप सिर्फ बंदे देख के ले लेते हैं कि सबने लिया मैं भी ले लेता हूँ। समझ रहे हैं बात। इसी तरीके से और भी फैक्टर हो सकते हैं, जैसे आप ये प्राइस अगर फर्स्ट ये डिमांड फर्स्ट कर लें किसी ए चीज़ की है तो ये प्राइस उसी ए चीज़ की है, समझ रहे हैं ना। तो, तो अब आप ये भी देख सकते हैं कि दूसरी चीज़ की प्राइसेस क्या है, इसे हम प्राइसेस ऑफ आर कहते हैं। पी आर, पी आर का क्या मतलब है, इसका मतलब है प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कि इन जैसी और चीज़ों की कीमत भी तो देखेंगे ना कि और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस जैसी हैं और उनकी कीमत क्या है, तो फिर आप उसके मुताबिक डिसीजन करेंगे। इसी तरीके से आप फिर देखेंगे कि शाहरुख खान ने क्या कहा है, फिर आप ये देखेंगे कि कटरीना कैफ क्या कहती है, यानी एडवर्टीजमेंट, ए फॉर एडवर्टीजमेंट। ये मैं नीचे इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको बाद में ये नोटेशन समझ नहीं आए। तो एडवर्टीजमेंट जो है वो आप देखेंगे, नहीं समझ आई। तो एडवर्टीजमेंट भी आपकी डिमांड को अफेक्ट करती है। समझ गए ये सारी बातें। इसका मतलब ये है कि प्राइसेस, इनकम, टेस्ट, वेदर, फैशन, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एडवर्टीजमेंट और पता नहीं कौन कौन से फैक्टर होंगे जो किसी एक चीज़ की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। मैंने ये डॉट्स लगा दिए हैं कि और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो किसी चीज़ की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। अब आपको समझ आ रही होगी कि जो यहाँ पर बात की गई थी कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, या अदर थिंग्स नहीं तो अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम, थिंग्स या फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम। तो वो क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि मार्शल जिसने ये ला दिया था, डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल, वो इस चीज़ को जानता है कि लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ प्राइस से इफेक्ट नहीं होती है, और भी फैक्टर होते हैं जो कि डिमांड को इफेक्ट करते हैं। लेकिन वो कहता है कि ये अगर डिमांड एक ही और प्राइस एक ही है तो यहाँ से लेके, यानी ये सारी चीज़, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे क्या होंगे, ये अदर फैक्टर्स होंगे। समझ आई बात। इनको क्या कहेंगे, इनको कहेंगे अदर फैक्टर्स। और ये वही है जो यहाँ बात की थी, अदर थिंग्स या अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम। तो उस वक्त मैंने अधूरी बात की थी, मैंने सिर्फ कहा था यहाँ पे, ये देखिए मैंने कहा था क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। ये देखिए मैंने ये लिखा था यहाँ, ये आपके सामने, ये आपके सामने मैंने कहा था क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, ये मैंने आपके सामने कहा। तो मैंने प्राइस और डिमांड की बात की क्योंकि लॉ में ये यही सारी बात है। लॉ में प्राइस और डिमांड की बात की है, लेकिन अदर फैक्टर्स उसने कहा हैं सही जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, लेकिन आपने उसको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना। फैक्टर्स को क्या कर दिया था वहाँ पे, अदर फैक्टर्स को। मेरी बात समझ में आ रही। अच्छा मैं आपको ये बता रहा था कि अदर फैक्टर्स भी मौजूद हैं इसके अंदर जो कि क्या करते हैं, उसको इफेक्ट करते हैं। अच्छा अब ये देखिए यहाँ पे कि इनके ऊपर हम लगाते हैं बार, जैसे ये मैंने बार लगाई, ये बार लगाई। बार का मतलब है कि मैं इनको कांस्टेंट फर्ज कर रहा हूँ, ये इनके ऊपर भी सारे। तो मैंने अभी अजम्पशन की डेफिनेशन में आपको कहा था कि अजम्पशंस का मतलब है वो वेरिएबल जिनको हम कांस्टेंट फर्ज कर लेते हैं। अजम्पशन वो वेरिएबल्स हैं जिनको हम कांस्टेंट फर्ज कर लेते हैं। तो आपका क्या ख्याल है, इनकम वेरिएबल नहीं बदलती है ना, इनकम, टेस्ट बदलता है, वेदर बदलता है, फैशन बदलता है, नंबर ऑफ कंज्यूमर बदलते हैं, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स बदलती हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर्स बदलते रहते हैं। तो ये सारे वेरिएबल हैं, लेकिन इन वेरिएबल के ऊपर जब हम बार लगा देंगे, जैसे ये मैंने बार लगाई है, ये बार लगाएंगे तो ये क्या बन जाएंगे, ये अजम्पशन बन जाए। और अजम्पशन की डेफिनेशन अभी बताई थी कि अजम्पशन वो वेरिएबल्स हैं जिनको हम कांस्टेंट फर्ज कर लेते हैं। तो इसलिए अब इसका मतलब ये हुआ कि लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि हमें पता है कि ये फैक्टर्स भी मौजूद हैं जो कि डिमांड को अफेक्ट करते हैं, लेकिन इनका इफेक्ट हम देखना ही नहीं चाहते। हम इनको कांस्टेंट फर्ज करते हैं और सिर्फ प्राइस का डिमांड पे इफेक्ट देखते हैं। यही उसने बात की कि अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम इफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी इसका मतलब अदर फैक्टर्स वो मानता है कि हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, लेकिन उनको वो कहता है कि मैं फर्ज कर लेता हूँ कि वो कांस्टेंट है। तो सिर्फ मैं क्या फिर देखता हूँ, मैं सिर्फ इम्पैक्ट देखता हूँ प्राइस का किसके ऊपर, डिमांड के ऊपर। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम, और वो क्या रिलेशनशिप है, वो नेगेटिव। यानी प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। क्लियर होगी बात आपको। तो ये अजम्पशन भी समझ आ गया आप लोगों को कि क्या क्या है उसके अंदर। तो इसका मतलब ये कि हम इसी चीज़ को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, और इधर क्या लिखें, अदर फैक्टर्स एंड अदर फैक्टर्स, और इसके ऊपर बार लगा दें। समझ बात। बार लगाने का मतलब ये है कि ये कांस्टेंट है,
तो ये अदर फैक्टर्स बन गए सारे। क्लियर होगी बात? और अदर फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं, सेट्रस पेरिबस कहते हैं। तो सेट्रस पेरिबस ये हो गया सारा, ये वाला सारा सेट्रस पेरिबस हो गया, ठीक है ना जी। तो सेट्रस पेरिबस ये हो गया, ये सारा सेट्रस पेरिबस है, ये सेट्रस पेरिबस यानी अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम। तो बाकी क्या बचा? प्राइस, प्राइस बची, और क्या बचा? प्राइस बची, और क्या बचा? ये प्राइस, सॉरी, ये प्राइस बची हमारे पास, और क्या बचा? और डिमांड बची। तो ये आपके पास डिमांड, तो प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप नेगेटिव है, लेकिन अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम। अजम्पशंस कहते हैं इनको, और अजम्पशन का मतलब मैंने भी आपको बताया कि जिसमें बाकी फैक्टर्स को हम क्या करते हैं, फर्ज करते हैं, तो चेंज नहीं होती। यानी इन सब का मतलब ये है कि assumption means those variables, those variables which we hold constant, which we hold constant in uh, in in order to prove any law। तो ये हर लॉ में होंगे, लेकिन हर लॉ में मुख्तलिफ होंगे, जाहिर सी बात है। तो आप कोई भी आगे लॉ सप्लाई आएगा तो उसके भी शुरू में आपने एक लफ्ज लिखना है यही वाला कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, लेकिन उसके अदर थिंग्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, फैक्टर्स उसके और होंगे। लेकिन उनको उससे ये पता चलता है कि ये एक चीज़ जो ये वाली चीज़ है इसको क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं, और लॉ किसको कंसिडर कर रहा है। लॉ जिसको कर रहा होगा वो उसको एक्सप्लेन कर देगा, जैसे यहाँ प्राइस को कर दिया इसने, और जिसको नहीं करेगा उसको कहेगा अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम, तो वो उनका फैक्टर नहीं देखना चाहता। लेकिन हम अगला क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लॉ से हटकर जो चीज़ पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उसमें हम इनका फैक्ट भी देखेंगे कि क्या होता है, लेकिन लॉ में ये चीज़ शामिल नहीं है। तो आप लोगों को अजम्पशंस समझ आ गए, अजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड क्या है? तो आप कहेंगे व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड? तो आप कहेंगे income should not change, taste should not change, weather should not change, fashion should not change, number of the consumers should not change, prices of the liquid goods should not change, advertisement should not change, है ना? और भी मतलब आप चीज़ें कह सकते हैं कि वो चेंज ना हो, जो कि मैंने डॉट्स में डाली, तो बहुत सारी है, सारी तो नहीं बताई जा सकती। तो 7-8 assumption जो मेन है वो बता देने हैं, वो मैंने बता दिया आप लोगों को। और अगर डू नॉट चेंज ये सारी चीज़ इसमें ले, और उसके बाद बाकी वही चीज़ बाकी के प्राइस, फिर बाकी रियल, लेकिन आपने बाहर लगा के इनको कांस्टेंट कर लिया, अब जो और एक ये डी बचा, ये डिपेंडेंट वेरिएबल बन गया, वेरिएबल बचा है वो सिर्फ एक बचा है, बाकी ये सारे बने हैं अजम्पशंस या सेट्रस पेरिबस या कंडीशंस बन गई हैं, ये अब चेंज नहीं होगी, अब सिर्फ इसका इफेक्ट इस पे जाएगा, यानी प्राइस का इफेक्ट डिमांड पे जाएगा। तो ये है जी लॉ ऑफ डिमांड। पहले हमने डिमांड के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड मैंने आपको बताया, उसकी स्टेटमेंट बताई, और उसके बाद उसका हमने डाटा खुद से टेबल जनरेट की, फिर उसका हमने डायग्राम बनाने की कोशिश की, फिर मैंने आपको एक लफ्ज़ समझाया सेट्रस पेरिबस क्या होता है, या अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम क्या होता है, वो आपको समझ आ गया। तो यहाँ तक इसको लेके चलें हम लोग, बाकी इंशाल्लाह ताला कल कल फिर हम मज़ीद इस पर बातचीत करेंगे। लॉ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लॉ की कुछ चीज़ें अभी रहती हैं। लॉ की अभी हमने सिर्फ 3 चीज़ें पढ़ी हैं, एक लॉ की स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है लॉ की, ये क्या है, ये स्टेटमेंट है, फिर लॉ का टेबल पढ़ा है, फिर लॉ का ग्राफ पढ़ा है, और लॉ के हमने अजम्पशंस पढ़े हैं। अजम्पशंस ये हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, जिसको ये सर्कल किया हुआ मैंने ये वाले, इनको अदर फैक्टर्स भी कहते हैं, इनको अजम्पशंस भी कहते हैं, ठीक है ना, अजम्पशंस, और इनको सेट्रस पेरिबस, ये अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड बन गए, ठीक है ना। इस तरह ये सेट्रस पेरिबस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड बन गया, समझ गए, या इसको कंडीशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड बन गया, समझ गए। तो ये आपसे पूछें तो आप नहीं बताना, इनको अदर फैक्टर्स भी कहते हैं, ठीक है, अदर फैक्टर्स। या एक और आखिरी बात आपसे कर दूं, इनको एक और नाम भी देते हैं, इनको कहते हैं नॉन प्राइस फैक्टर्स। हालांकि इसमें भी प्राइस मौजूद है, लेकिन ये उस चीज़ की अपनी प्राइस नहीं है, इसलिए इसको नॉन प्राइस ही कहते हैं सब। तो नॉन प्राइस फैक्टर्स, या इनको क्या कहते हैं, अदर फैक्टर्स, समझ गए बात। तो ये यहाँ तक हम इसको लेके चलते हैं, वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला कल फिर दोबारा मुलाकात करेंगे और इसको आगे लेके चलेंगे।